हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। ये आपकी मैराथन क्लास है फॉर मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे हम टॉप MCQs डिस्कस करेंगे और क्लास के एंड में हम कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपको कल हेल्प करेंगे, लाइक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन IoT, बॉटनेट क्या होता है, PWM, डिजिटल एंड एनालॉग पिन्स के बारे में जो आपके आर्डिनो में होते हैं। ठीक है, अगर आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स करने हैं लास्ट टाइम पे जो लगता है कि आपको आ सकते हैं, मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगी भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है थ्योरी के, जो आपको करने ही करने हैं। तो आप आज रात को उन टॉपिक्स को एक बार फिर से करके जाना। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाके आप 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज़ की क्लास में IoT के थ्योरी वाले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो। वहाँ मैंने इन डिटेल आपको पढ़ाया है, इसलिए बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाने का मतलब बनता नहीं है। ठीक है, 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज़ 10 टॉपिक सीरीज़ में आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और थ्योरी में अगर आपने इतना कर लिया ना, डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। IoT स्टैंड्स फॉर, तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। IoT का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। एन इक्वेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए इसमें से क्या इक्वेशन हो सकती है? फिजिकल ऑब्जेक्ट, कंट्रोलर, सेंसर एंड एक्चुएटर प्लस इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोलर, सेंसर एंड एक्चुएटर प्लस इंटरनेट। C is physical object plus internet and D is physical object plus controller plus internet। तो हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं थिंग वो भी चाहिए, कंट्रोलर सेंसर भी चाहिए, एक्चुएटर भी चाहिए और इंटरनेट भी चाहिए। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, तभी आप कम्युनिकेशन करवा पाओगे। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। अ डैश टेंड्स टू कन्वर्ट द फिजिकल एट्रीब्यूट टू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, फिजिकल एट्रीब्यूट को इसमें से कौन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे डिवाइसेस को ट्रांसमिट करता है? तो यहाँ पे एक्चुएटर, कंपाइलर, सेंसर या फिर मोटर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर है सेंसर। देखो सेंसर्स क्या होते हैं? आपकी वो डिवाइस है जो आपके इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट जो है आपका रियल इन्वायरमेंट, वहाँ से ये आपके डेटा को सेंस करते हैं और उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, डेटा को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं आपके इन्वायरमेंट से। उसके बाद उसे क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल और अदर डिवाइसेस को वो सेंड कर देते हैं। तो ये करने के लिए आपको सेंसर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, सेंसर्स पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ से। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। अ डैश टेंड्स टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू अ फिजिकल एक्शन। अब जो आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए हैं सेंसर्स ने कन्वर्ट करके, उसे फिजिकल एक्शन में बदलने के लिए, ठीक है, हम इस्तेमाल किसका करते हैं? एक्चुएटर का, कंपाइलर का, सेंसर का या फिर मोटर का। तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट करते हैं एक्चुएटर्स। ठीक है, तो सेंसर्स क्या करते हैं? आपको सिग्नल्स देते हैं और एक्चुअली जो एक्ट कर रहे हैं वो आपके एक्चुएटर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, एक्चुएटर्स कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, इनके टाइप्स के नाम क्या है। ठीक है, और सेंसर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं आपको उनका भी आइडिया होना चाहिए, थ्योरी में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LP वैन। तो LP वैन की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे? तो LP वैन की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? देखो यहाँ पे लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। वैन तो आप जानते हो, वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे LP का मतलब क्या है? लो पावर। तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे LP वैन के बारे में थोड़ा और जान लो। देखो LP वैन की फुल फॉर्म तो कर ली हमने, लेकिन LP वैन होता क्या है? ये एक टाइप ऑफ क्या है? वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, टाइप ऑफ वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। ठीक है, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। और इसका मेन काम क्या है? इसको डिज़ाइन किस लिए किया गया था? इसको डिज़ाइन किया गया था आपके M2M के लिए, मतलब मशीन टू मशीन के लिए। ठीक है, M2M
ऐसे लिखते हैं मशीन टू मशीन, एंड IoT डिवाइसेस के अंदर कम्युनिकेशन के लिए IoT डिवाइस और M2M के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। ये वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ टेक्टाइल सेंसर। टेक्टाइल सेंसर का अनदर नेम क्या है? वेट सेंसर, इमेजिंग सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर या फिर टच सेंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर है टच सेंसर, ठीक है। टच सेंसर को आप बोलते हो टेक्टाइल सेंसर, और टच सेंसर आपका यूज़ होता है आपके टच पैड में, जो कि आपके कहाँ पे होता है? लैपटॉप्स वगैरह में होता है ना। तो उसके लिए आपको जो आपका हाथ है, मतलब जो आपके फिंगर्स है, उसको सेंस करने के लिए हम टच सेंसर्स का यूज़ करते हैं। आप देखते हो कि फिंगरप्रिंट्स लगते हैं जब अटेंडेंस होती है, तो उस सिस्टम में भी आपका टच सेंसर यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ IoT। IoT का करेक्ट प्रिंसिपल क्या होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर ए, फोकस ऑन द वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी, फोकस ऑन द मशीन, ऑप्शन नंबर सी, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मशीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो IoT का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? फोकस ऑन द वैल्यू। जो डेटा आपको मिल रहा है इन्वायरमेंट से, उस पर फोकस्ड होकर काम करना, ठीक है। तो डेटा स्टोरेज पे यहाँ पे खासा ध्यान रखा जाता है, टेक केयर होती है डेटा की, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा स्टोरेज का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद आपके पेपर में आया भी हुआ है कि IoT टेक केयर किसकी करती है? तो वो डेटा की टेक केयर करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, SaaS स्टैंड्स फॉर, SaaS स्टैंड्स फॉर। तो SaaS आपका क्या होता है? एक सर्विस होता है। तो यहाँ पे बोला गया है ये एक सर्विस मॉडल है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, सर्विस एज अ सर्विस, या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे बहुत आसान सा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जब हम सॉफ्टवेयर को एक सर्विस की तरह प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं SaaS, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है PaaS, इसे पास भी कहते हैं कई लोग। PaaS स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, फिजिकल कंप्यूटिंग एज अ सर्विस, या फिर प्रिंसिपल एज अ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जब आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, वो डेवलपमेंट करनी है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, तो उसका जो प्लेटफॉर्म है, जब वो आप एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसे बोलते हैं PaaS, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, IaaS स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंस्ट्रक्शंस एज अ सर्विस, इंटर कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, या फिर इंटरनेट एज अ सर्विस। तो यहाँ पे इसका आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो आपको इनके जो ये टर्मिनोलॉजीज है इनको याद करना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। डैश इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, किसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज को आप डिलीवर कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। फिजिकल कंप्यूटिंग में, केमिकल कंप्यूटिंग में, मैकेनिज्म में, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो यहाँ पे इसका आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इंटरनेट की हेल्प से हम एक क्लाउड बनाते हैं जहाँ पे आप बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करवा सकते हो, ताकि यूज़र्स कहीं भी बैठ के रिमोटली उन सर्विसेज को यूज़ कर सके, ठीक है। बस जस्ट इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए और फिर उसे यूज़ कर ले। जैसे कि मान लो जो आपकी गूगल ड्राइव है वो आपका एक क्लाउड ही तो है। आप कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में, कहीं पर भी अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, आप ड्राइव को खोलो, वहाँ पे आपका कंटेंट एज इट इज़ प्रेजेंट है। वहाँ पे वीडियोज़ हो, ऑडियोज़ हो, फाइल्स हो, ठीक है, इमेजेस हो, वो आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। तो क्लाउड आपको सर्विस देता है ओवर द इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की। डैश इज स्ट्रक्चर्ड डेटा विच इज स्टोर्ड इन MB, GB, TB एंड ऑलवेज लोकली प्रेजेंट। इसमें से कौन सा आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जो कि आपको MB, GB और TB में अवेलेबल होता है और ये हमेशा लोकली ही प्रेजेंट होता है, ऑलवेज लोकली प्रेजेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? बिग डेटा, स्मॉल डेटा, फिजिकल कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका आंसर होगा आपका स्मॉल डेटा, ठीक है। ये आपका स्मॉल डेटा है, मतलब ये ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है और ये हमेशा लोकली मिलता है। अगर बात करें बिग डेटा की तो वो आपको ग्लोबली मिलता है और वो 3 टाइप का होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का ही है, क्वेश्चन नंबर 13। डैश मीन्स लार्ज सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसके 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, ठीक है। बिग डेटा का मतलब क्या होता है? वो डेटा जो
मिली सेकेंड्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है, जैसे कि आपका फेसबुक का डेटा, गूगल का डेटा, जीमेल का डेटा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो जितनी भी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे मिलियंस ऑफ डेटा आपके मिली सेकेंड्स के अंदर रिलीज़ करे जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे यूज़र्स एट अ सेम टाइम साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं बिग डेटा। जैसे हैंडल करने के लिए हमें बड़े बड़े वेयर हाउसेस की रिक्वायरमेंट रहती है और यहाँ पे काफ़ी सारी एल्गोरिथम्स के साथ हम डेटा को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी होगा बिग डेटा एनालिटिक्स, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी टेक्निक्स लगा के बिग डेटा को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्या है। डैश हेल्प्स इन कोलैबोरेट इन आईओटी डेवलपमेंट, ठीक है। आईओटी डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेट करने के लिए क्या हेल्प करता है इसमें से, तो यहाँ पे फिजिकल कंप्यूटिंग, केमिकल कंप्यूटिंग, मैकेनिज्म या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। अगेन यहाँ पे इसका आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको हेल्प करता है कि आप आईओटी को डेवलप कर सको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट से जो आपके आईओटी डिवाइसेस हैं वो डेटा को एक्सेस कर पाते हैं क्लाउड से, ठीक है। इसीलिए आपकी जो आईओटी डिवाइसेस हैं उनकी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। IoT एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ डैश रिलेशनशिप। IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग की कैसी रिलेशनशिप है, फिजिकली है, ग्राफिकली है, कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर कोडिंग है, तो यहाँ पे इसका आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए इस क्लास को और शेयर भी कर दीजिए। एंड अगर आप न्यू स्टूडेंट है सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। अब M4R5 के बाद हम तैयारी करेंगे आपके प्रैक्टिकल की, ठीक है। जो आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल होते हैं उसकी भी बढ़िया तैयारी करेंगे इस चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करेंगे और अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करवा देंगे प्रैक्टिकल के लिए भी, बिकॉज ओ लेवल के सर्टिफिकेट के लिए आपको थ्योरी एग्ज़ाम्स के साथ साथ प्रैक्टिकल और प्लस प्रोजेक्ट भी देना पड़ेगा, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए भी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। डैश इज यूजेस सर्टेन प्रोटोकॉल्स टू एड द सेंसर्स इन कनेक्टिंग विद रियल टाइम मशीन टू मशीन नेटवर्क। इसमें से क्या सर्टेन प्रोटोकॉल का यूज़ करता है जिससे वो सेंसर्स को एड कर सके इन कनेक्टिंग विद द रियल टाइम मशीन टू मशीन नेटवर्क। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, रियल टाइम एनालिटिक्स, डेटा कलेक्शन, डिवाइस इंटीग्रेशन या फिर रियल टाइम कलेक्शन। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा डेटा कलेक्शन, ठीक है। डेटा कलेक्शन यूज़ करता है आपके वेरियस प्रोटोकॉल्स को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन इन आईओटी। आईओटी में एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे लॉजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर सेशन लेयर। तो यहाँ पे इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर आपके एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपसे पूछते हैं होस्ट टू होस्ट के लिए कौन सी है, होस्ट टू होस्ट के लिए तो वो आपकी है डेटा लिंक लेयर। कौन सी है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। द एप्लीकेशन डेटा और इनपुट फ्रॉम द वेरियस डिवाइसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू वायबल एक्शंस आर क्लियर पैटर्न्स ह्यूमन एनालिसिस इज कॉल्ड। ठीक है, जो आपके एप्लीकेशन का डेटा है, आपके इनपुट है वेरियस डिवाइसेस से, उनको लेके उन्हें कन्वर्ट करना एक्शंस के अंदर, ये क्लियर पैटर्न्स है किस चीज़ के, रियल टाइम एनालिटिक्स के, डेटा कलेक्शन के, डिवाइस इंटीग्रेशन के या फिर रियल टाइम कलेक्शन के। तो ये आपके रियल टाइम एनालिटिक्स के क्या है, पैटर्न है। क्योंकि रियल टाइम में क्या होता है, रियल टाइम में आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, चाहे वो डिवाइस हो, चाहे वो आपके एप्लीकेशन का डेटा हो, और उसको क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो एक्शन के अंदर। तो ये आपका रियल टाइम एनालिटिक्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। डैश सजेस्ट लाइकनेस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज़। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज़ के बीच में लाइकनेस को कौन सजेस्ट करता है, तो यहाँ पे मेटाफर, डेटा, आईओटी और कोड। तो यहाँ पे इसका आंसर है मेटाफर। ठीक है, ऑब्जेक्ट और आइडियाज़ के बीच में कितनी लाइकनेस होगी, इसको सजेस्ट करता है मेटाफर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आपका है 20।
ठीक है। अ डैश इज एन एस्टेब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स एंड दैट डिटरमाइंस हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइस इन द सेम नेटवर्क। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि रूल्स इस्टेब्लिश करता है जिससे कि जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो सके बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क। तो यहाँ पे जो नेटवर्क है वो आपका सेम है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। टीसीपी स्टैंड्स फॉर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज 22। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज यूडीपी स्टैंड्स फॉर, तो यूडीपी का क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी और टीसीपी दोनों ही ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, टीसीपी और यूडीपी आर बोथ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जिसमें जो आपका टीसीपी होता है इसे हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड, और ये रिलायबल होता है, मतलब इस पर भरोसा करा जा सकता है। कनेक्शन ओरिएंटेड, रिलायबल का मतलब क्या होता है, एक बार अगर कनेक्शन हो गया तो सारे पैकेट्स गारंटेड है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, कोई पैकेट का लॉस यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन यूडीपी की बात करें, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो ये कनेक्शन लेस है, यहाँ पे पैकेट्स पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इसकी गारंटी कुछ नहीं है। ठीक है, ये कनेक्शन लेस है। नेक्स्ट इज आपका 24th क्वेश्चन। डीएनएस स्टैंड्स फॉर, तो डीएनएस की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगी, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डीएनएस क्या करता है, आपके डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, और फर्दर आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है डोमेन नेम में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आपका 25। देखो थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग आईओटी हार्डवेयर एंड डिवाइसेस इन्हांस्ड विद द स्मार्ट सेंसर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम। जिस प्रोसेस से आप आईओटी हार्डवेयर और डिवाइसेस को इन्हांस करते हो स्मार्ट सेंसर्स के साथ और एम्बेडेड सिस्टम के साथ, यूजिंग मैनी ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स लाइक सेंसर्स, सर्किट्स एंड माइक्रो कंट्रोलर, इसे आप क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हो। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटोटाइपिंग, ऑप्शन नंबर बी कास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रोटो कास्टिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकॉल टाइपिंग। तो इसे बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछी जा सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 26। एसओसी स्टैंड्स फॉर, एसओसी का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑन चिप, सिस्टम ऑन चेंज, सोर्स ऑन चिप, या फिर सोर्स ऑन चेंज। तो इसका मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, क्या है देखते हैं। अ डैश combined a required electronic circuit of various components onto a single integrated chip। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, कंबाइन करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑनटू अ सिंगल आईसी। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, एसओसी ही है बेसिकली ये। ठीक है, सिस्टम ऑन चिप की ही डेफिनेशन है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आपका 28। जीपीयू स्टैंड्स फॉर, जीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। डैश इज अ ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन इजी टू यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसमें से क्या आपका ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आराम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इकट्ठे यूज़ कर सकते हो। तो वो सर्वो मोटर है, आर्डिनो है, सीपीयू है, या फिर जीपीयू है। तो वो आपका क्या है, आर्डिनो। आर्डिनो क्या है आपका, एक ओपन सोर्स आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करके इकट्ठे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपका 30th क्वेश्चन। RISC स्टैंड्स फॉर, नेक्स्ट इज 30th क्वेश्चन। RISC स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, रेयर इंफॉर्मेशन सेट आर्किटेक्चर, रिड्यूस इंफॉर्मेशन सेट आर्किटेक्चर, या फिर रेयर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। CISC स्टैंड्स फॉर, CISC की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे C की फुल फॉर्म कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे R की रिड्यूस्ड है। ठीक है, रिड्यूस भी नहीं है, रिड्यूस्ड है।
तो यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, डैश रिड्यूस द साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन एट द कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम। इसमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या करता है, जो पर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की साइकिल है उन्हें रिड्यूस करता है, लेकिन जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम है उनको बढ़ा देता है। तो वो कौन सा है, RISC, DISC, CISC या फिर MISC। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा RISC। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं RISC और CISC में डिफरेंस। नेक्स्ट इज 33, द डैश अप्रोच अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम बट एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे आपसे उल्टा पूछा है, इसमें से कौन सी अप्रोच है जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को तो कम करती है, लेकिन जो आपके पर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए साइकिल लगती है उसको इंक्रीज कर देती है। तो यहाँ पे उसका आंसर है RISC या फिर DISC या फिर CISC या फिर ऑप्शन नंबर D MISC। तो यहाँ पे है क्या, CISC। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए साइकिल्स बढ़ गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34th, द डैश इज अ वे to connecting the electronic components to each other without having solder them together। तो किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो बिना उन्हें सोल्डर किए बिना। तो इसका आंसर क्या है, सर्वो मोटर, आर्डिनो, ब्रेड बोर्ड या फिर GPU। तो यहाँ पे इसका आंसर है ब्रेड बोर्ड। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, डैश एंड डैश आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ रसबेरी पाई। रसबेरी पाई आपका एक मिनी कंप्यूटर है, ठीक है, और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, LED, USB HDMI, LED HDMI या फिर USB और पावर। तो यहाँ पे इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, LED और USB। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। LED की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, और USB की क्या होती है, आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज अ कैपेबल लिटिल डिवाइस दैट इनेबल्स द पीपल ऑफ ऑल एजेस टू एक्सप्लोर द कंप्यूटिंग एंड टू लर्न हाउ टू प्रोग्राम इन लैंग्वेजेस लाइक स्क्रैच एंड पाइथन। इसमें से कौन सा एक लिटिल डिवाइस है जो कि पीपल को इनेबल करता है कि वो कंप्यूटिंग को एक्सप्लोर कर पाए और न्यू लैंग्वेजेस को लर्न कर सके। तो इसके लिए ऑप्शन क्या बनेगा, रसबेरी पाई, पाइथन प्रोग्रामिंग, लिनक्स या फिर वेब प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रसबेरी पाई। अगर बात करूँ रसबेरी पाई की तो ये आपका मिनी कंप्यूटर है, और अगर हम बात करें आर्डिनो की तो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। नेक्स्ट इज 37th, वेयर टू फाइंड द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस आप कहाँ फाइंड कर सकते हो, तो उसके लिए सिंपल है, सेटिंग्स में जाओ, फिर वायरलेस कंट्रोल में जाओ एंड देन वाईफाई सेटिंग्स के अंदर आपको मैक एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस में आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 38th क्वेश्चन, API स्टैंड्स फॉर। API की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 39th क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया। किसी आइडिया को फिजिकली रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, फिजिकल प्रोटोकास्टिंग, फिजिकल प्रोटोटाइपिंग, टाइप कास्टिंग या फिर प्रोसेस इंटरफेस। तो उसे बोलते हैं फिजिकल प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। मतलब आपने अपने आइडिया को एक प्रोटोटाइप के रूप में बना दिया है जो आप फिजिकली देख सकते हो, ठीक है, मतलब एक डमी मॉडल टाइप्स। नेक्स्ट इज 40th क्वेश्चन, RFID स्टैंड्स फॉर। RFID की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये क्या है, ये ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम डिवाइसेस को कनेक्ट करके उसमें वायरलेस कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा RFID टैग्स आजकल यूज़ हो रहे हैं फॉर टोल टैक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 की, अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर। एक नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स का जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, उसे क्या बोलेंगे, AI, ML, IoT या फिर इंटरनेट। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन से बोलेंगे IoT। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ठीक है। तो आप जानते हो बेसिकली IoT क्या है, IoT आपका नेटवर्क ही तो होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या फिर थिंग्स का, जिसमें आप सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हो, ठीक है। और IoT अलाउ करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं से भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हो अक्रॉस द एग्जिस्टिंग नेटवर्क, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। रिमोटली कहीं से भी आप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट की हेल्प से या फिर नेटवर्क की हेल्प से। नेक्स्ट इज 42 क्वेश्चन, देखो क्या है यहाँ पे, RFID इज़ अ पार्ट ऑफ IoT। RFID IoT का पार्ट है क्या? तो बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है। RFID क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और ये आपके IoT का एक हिस्सा है। इसका इस्तेमाल करके हम डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करवा पाते हैं। आप देखते हो कार्स के ऊपर RFID टैग्स लगते हैं, तो कार क्या है? आपकी फिजिकल ऑब्जेक्ट ही तो है, तो उससे आप क्या कर रहे हो? कम्युनिकेशन करवा पा रहे हो थ्रू एप्लीकेशन, आप उसे क्या करते हो? कंट्रोल करते हो। नेक्स्ट इज 43। ओके, अगेन ये क्वेश्चन आ गया, RFID स्टैंड्स फॉर, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द वर्किंग ऑफ IoT। इनमें से कौन IoT की वर्किंग में इन्वॉल्व नहीं है? RFID तो इन्वॉल्व होता है, सेंसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, नैनोटेक भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज़ नैनोटेक? नैनोटेक आपकी एक ऐसी टर्म है जिसका इस्तेमाल करके आप स्मॉलर थिंग्स को इंटरेक्ट और कम्युनिकेट करवा सकते हो, तो ये भी आपके IoT की वर्किंग में इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, मेकिंग द स्मॉलर एंड स्मॉलर थिंग्स हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट एंड इंटरेक्ट। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया कि अगर आपको स्मॉलर से स्मॉलर थिंग्स को एबिलिटी प्रोवाइड करनी है कि वो इंटरेक्ट कर सके, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए हम यहाँ पे नैनोटेक का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, वाईफाई स्टैंड्स फॉर। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? आप सब लोग यूज़ करते हो वाईफाई को, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, वाइड फिडिलिटी या फिर वैन फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका आंसर क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, डायग्नोस्टिक सर्विस फॉर कार्स। कार्स के लिए इसमें से क्या डायग्नोस्टिक सर्विस है? MIPS, ऑटोबॉट, IoT असिस्टेंट या फिर IoT। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑटोबॉट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑटोबॉट क्या होती है? एक सर्विस होती है जो कि इंटीग्रेट होती है आपकी वेरियस सेवरल वेब सर्विस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 48, द फादर ऑफ IoT कौन है? केविन आर्टन, केविन आर्थर, केविन एस्टन या फिर केविन थॉमस। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? केविन एस्टन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 49th क्वेश्चन, देखो क्या है, कलेक्ट, कम्युनिकेट, डैश एंड एक्ट। डेटा पहले कलेक्ट करते हैं, डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसे कम्युनिकेट करते हैं डिवाइसेस के साथ, मतलब सेंड और रिसीव करते हैं, फिर क्या करते हैं? और फिर एक्ट करते हैं। तो इसके बीच में क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। जो डेटा हमने लिया है उसको एनालाइज तो करेंगे ना भाई, तभी तो रिजल्ट देंगे। बिना एनालाइज करे एक्ट कैसे कर दोगे आप? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, सेवरल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली इन। सेवरल इंस्ट्रक्शंस अगर एक ही साथ एग्जीक्यूट होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक ही साथ आपने चला दिए, उसे क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग हो रही है, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, सीरियल प्रोसेसिंग हो रही है या फिर मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? पैरेलल प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है? सेवरल इंस्ट्रक्शंस एक साथ काम करते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉन्करेंट डेटा प्रोसेसिंग, जिससे क्या होता है? आपका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है। एक ही टाइम पे क्या होता है? मल्टीपल आपके इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या है। द रैक एंड पिनियन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्चुएटर। रैक एंड पिनियन आपके किस टाइप के एक्चुएटर का एग्जाम्पल है? हाइड्रोलिक एक्चुएटर, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर, मैकेनिकल एक्चुएटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल एक्चुएटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैक एंड पिनियन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ MQTT। MQTT की फुल फॉर्म हमने अभी करी थी पेपर के अंदर, तो इसका आंसर क्या होता है? मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, द MQTT प्रोटोकॉल डिज़ाइंड फॉर। जो आपका MQTT प्रोटोकॉल है उसे किस लिए डिज़ाइन किया गया था? लिमिटेड बैंडविड्थ के लिए, रिमोट कनेक्शन के लिए, स्मॉल कोड फुटप्रिंट के लिए या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसमें लिमिटेड बैंडविड्थ भी होती है, ये रिमोट कनेक्शन भी कर सकता है और ये स्मॉल कोड फुटप्रिंट के लिए अवेलेबल था, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, डैश आर द कंपोनेंट्स ऑफ MQTT प्रोटोकॉल। तो MQTT प्रोटोकॉल से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन से आपके कंपोनेंट्स हैं MQTT प्रोटोकॉल्स के? सब्सक्राइबर्स, ब्रोकर्स, पब्लिशर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी होते हैं, ब्रोकर भी होते हैं, पब्लिशर्स भी होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, डैश आर द MQTT मेथड्स। इसमें से कौन से MQTT मेथड्स है? कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, पब्लिश। तो ये सारे ही आपके मेथड्स हैं MQTT के, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज 56th क्वेश्चन, द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ऑपरेट्स इन ISM बैंड एट। जो आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो ऑपरेट करती है ISM बैंड पे, किस पे? ऑप्शन नंबर ए देखो क्या है, 2.4 से 2.485 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 1.4 से 2.485 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 2.4 से 2.485 मेगाहर्ट्ज़ या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.4 से, ये इंपॉर्टेंट है इसकी बैंडविड्थ, ठीक है। 2.4 से 2.485 गीगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ WSNs। WSNs की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 58 क्वेश्चन, डैश आर द कंपोनेंट्स ऑफ M2M इकोसिस्टम। M2M इकोसिस्टम्स के क्या आपके क्या होते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, क्या क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्या है, डिवाइस प्रोवाइडर्स, ISPs, प्लेटफॉर्म एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्विस यूजर्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सभी इसका आंसर, ठीक है, सभी इसके कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट 59th क्वेश्चन देखो क्या है, द IoT इज़ अ डैश बेस्ड टेक्नोलॉजी। IoT आपकी कैसी टेक्नोलॉजी है? सॉफ्टवेयर बेस्ड, हार्डवेयर बेस्ड, बोथ A&B या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? IoT आपकी बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें हार्डवेयर चाहिए होते हैं आपके और सॉफ्टवेयर भी चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, इन M2M मशीन टू मशीन द कम्युनिकेशन टाइप इज। मशीन टू मशीन में कम्युनिकेशन टाइप कौन सा होता है? पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, बोथ A&B या फिर नन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, पॉइंट टू पॉइंट। इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर वाला भी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, इन IoT द बिजनेस टाइप इज। IoT में बिजनेस टाइप किस तरीके का होता है? B2B, B2C, बोथ A&B या फिर नन। तो यहाँ पे बोथ A&B आर करेक्ट। बिजनेस टू बिजनेस या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 62 क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैननेट। मैननेट की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है? मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63, डैश आर द टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स। इसमें से कौन से आपके टाइप ऑफ एक्चुएटर्स है? हाइड्रोलिक, न्यूमैटिक, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैकेनिकल। तो ये सारे ही आपके क्या होते हैं? एक्चुएटर्स के टाइप है। तो आपको इतने टाइप्स याद करने हैं थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज 64, डैश आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सेंसर नोड्स। सेंसर नोड्स के फ्यू एग्जाम्पल्स कौन कौन से? इसमें सॉइल सेंसर नोड भी होता है, टेम्परेचर सेंसर नोड भी होता है और वेदर सेंसर नोड भी होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ UAV नेटवर्क। UAV नेटवर्क की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? तो इसकी फुल फॉर्म होती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे आर्डिनो पर बेस्ड MCQ हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्डिनोज डू वी हैव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C 8, ठीक है। तो देखो देयर आर 4 आर्डिनो बोर्ड्स एंड 4 आर्डिनो शील्ड्स दैट फिट ऑन द टॉप ऑफ द आर्डिनो कंपैटिबल बोर्ड्स। तो यहाँ पे 4 आर्डिनो बोर्ड्स होते हैं और 4 आपकी आर्डिनो शील्ड्स होती हैं टू प्रोवाइड एडिशनल कैपेबिलिटी लाइक कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, मोटर कंट्रोलर, LCD स्क्रीन कंट्रोलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग एडिशनल कैपेबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन सारे बोर्ड्स और शील्ड्स का। तो इसका आंसर 8 है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की।
व्हाट इज़ द माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डिनो यूनो। तो आर्डिनो यूनो में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है यहाँ पे आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ATmega 328P। अब यहाँ पे देखो ATmega 328P इज अ माइक्रो कंट्रोलर विच इज 32 KB ऑफ फ्लैश रोम एंड 8-bit माइक्रो कंट्रोलर। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि ATmega 328P कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर है और इसके अंदर कितने KB की फ्लैश रोम होती है। ठीक है, तो आपको इन न्यूमेरिक टर्म्स को भी याद करना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट डज P रेफर टू इन ATmega 328P। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ATmega 328P में इस P का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे इस P का मीनिंग पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीको पावर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो पीको पावर टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज एडवांस्ड फीचर्स लाइक मल्टीपल क्लॉक डोमेन्स, DMA एंड इवेंट सिस्टम्स टू मिनिमाइज पावर कंजप्शन। तो यहाँ पे इस P का मतलब क्या है। पीको पावर ये एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर एडवांस्ड फीचर्स है, जैसे कि मल्टीपल क्लॉक डोमेन्स है, यहाँ पे DMA है, डायनेमिक मेमोरी एक्सेस, और यहाँ पे इवेंट सिस्टम्स है जिसकी हेल्प से आप पावर के कंजप्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। आर्डिनो शील्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। आर्डिनो शील्ड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एड ऑन मॉड्यूल्स। ठीक है, तो देखो, द आर्डिनो बोर्ड्स कैन कनेक्ट विद एड ऑन मॉड्यूल्स टर्म्ड एज शील्ड्स। मल्टीपल एंड पॉसिबली स्टैक्ड शील्ड्स में इंडिविजुअली एड्रेसेबल YNI2C सीरियल बस। ठीक है, तो यहाँ पे आर्डिनो शील्ड्स का सेकंड नेम क्या होता है, एड ऑन मॉड्यूल्स होता है, और यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट इज द डिफॉल्ट बूट लोडर ऑफ द आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो का डिफॉल्ट बूट लोडर क्या है। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टी बूट बूट लोडर, एयर बूट, बेयर बॉक्स या फिर GAG। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टी बूट बूट लोडर। द ऑप्टी बूट बूट लोडर विल टेक 512 बाइट्स लीविंग 32256 बाइट्स फॉर द एप्लीकेशन कोड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज लार्जर अपलोडेबल स्केच साइज इज अचीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टी बूट बूट लोडर आपका 512 बाइट्स लेता है और 32256 बाइट्स इसकी एप्लीकेशन कोड के लिए होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डज द लेवल शिफ्टर कन्वर्ट्स द वोल्टेज लेवल्स बिटवीन RS-232 एंड ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो आपको बताना है क्या लेवल शिफ्टर कन्वर्ट्स करता है वोल्टेज के लेवल को बिटवीन RS-232 एंड ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, लेवल शिफ्टर्स आर यूज्ड इन मल्टी डिजाइन, डिफरेंट ब्लॉक्स वर्क ऑन डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। तो लेवल शिफ्टर्स आपके यूज होते हैं मल्टी डिजाइन में और डिफरेंट ब्लॉक्स वर्क करते हैं डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे। ठीक है, अलग अलग ब्लॉक्स अलग अलग वोल्टेज लेवल पे वर्क करते हैं। सो व्हेन अ सिग्नल पासिस फ्रॉम वन वोल्टेज डोमेन टू अनदर, दिस इज नीडेड पर्टिकुलरली व्हेन अ सिग्नल पासिस फ्रॉम द लो लेवल टू हाई लेवल। ठीक है, तो लेवल शिफ्टर्स की रिक्वायरमेंट कब रहती है, जब आपका सिग्नल पास करता है एक वोल्टेज डोमेन से दूसरे वोल्टेज डोमेन में, जब बेसिकली आपका सिग्नल लो लेवल से हाई लेवल में आता है। ठीक है, तो तब आपको रिक्वायरमेंट रहती है लेवल शिफ्टर्स की। नेक्स्ट इज इसके लेवल को शिफ्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट इज What is the software or a programming language used for controlling of Arduino। ठीक है, Arduino को कंट्रोल करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे देखो, असेंबली लैंग्वेज, सी लैंग्वेजेस, जावा या फिर एनी लैंग्वेज। तो यहाँ पे इसका आंसर है एनी लैंग्वेज। आपके सिलेबस में सी लैंग्वेज के साथ Arduino प्रोग्रामिंग सिखाई गई है, तो यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो। अ प्रोग्राम फॉर Arduino कैन बी रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज for a compiler that produces binary machine code for the target processor। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो आपके इंटरनली बाइनरी मशीन कोड को प्रोड्यूस करती है टारगेट प्रोसेसर के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। डू आर्डिनो प्रोवाइड्स आईडीई इन्वायरमेंट? क्या आर्डिनो आपको आईडीई इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं? आईडीई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रू है। इट इंक्लूड्स अ कोड एडिटर विद फीचर्स एज टेक्स्ट कटिंग, यहाँ पे टेक्स्ट है, एंड पेस्टिंग, सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट, ऑटोमेटिक इंडेंटिंग, ब्रेस मैचिंग, सिंटेक्स हाईलाइटिंग, एंड प्रोवाइड सम सिंपल वन क्लिक मैकेनिज्म टू कंपाइल एंड अपलोड प्रोग्राम्स टू अ आर्डिनो बोर्ड। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था आर्डिनो के साथ आप आईडीई पे काम करते हो, आईडीई की हेल्प से आप अपने आर्डिनो के कोड को लिखते हो, आप वहाँ पे टेक्स्ट को कट पेस्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, सिंटेक्स को हाईलाइट कर सकते हो, और वहाँ पे अलग अलग कलर से अलग अलग सिंटेक्स को हाईलाइट किया जाता है, और यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके अपलोड कर सकते हो आर्डिनो बोर्ड पे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की। अ प्रोग्राम रिटन विद द आईडीई फॉर आर्डिनो इज कॉल्ड। जिस प्रोग्राम को आप लिखते हो आईडीई पे आर्डिनो के लिए, उस प्रोग्राम को आप क्या कहते हैं? तो उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं स्केच, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स कोड नहीं बोलते, स्केच बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो स्केचेस आर सेव्ड ऑन द डेवलपमेंट कंप्यूटर एज टेक्स्ट फाइल विद द फाइल एक्सटेंशन .ino। जो आपके स्केचेस है वो डेवलपमेंट कंप्यूटर में टेक्स्ट फाइल की तरह सेव होते हैं, और वहां पर .ino एक्सटेंशन रहती है सेव करते टाइम। आर्डिनो सॉफ्टवेयर आईडीई प्री 1.0 सेव्ड स्केचेस विद द फाइल एक्सटेंशन file.pde, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। आर्डिनो आईडीई कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शंस, व्हाट आर दे? तो आर्डिनो आईडीई में 2 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से वो फंक्शंस हैं? तो वो फंक्शंस है आपके सेटअप एंड लूप, ठीक है। मैंने पेड कोर्स में अच्छे तरीके से आपको सेटअप एंड लूप फंक्शन करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। सेटअप इज कॉल्ड वंस इन द प्रोग्राम व्हेन अ स्केच स्टार्ट्स आफ्टर पावर अप, ठीक है। सेटअप फंक्शन को आप सिर्फ एक ही बार कॉल करते हो जब आपका स्केच स्टार्ट होता है आफ्टर पावर अप, ठीक है। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स, इनपुट एंड आउटपुट पिन मोड्स एंड अदर लाइब्रेरीज नीडेड इन द स्केच। तो सेटअप फंक्शन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब आपको अपने स्केच के अंदर वेरिएबल्स को स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करना होता है, इनपुट और आउटपुट पिन मोड्स को सेट करना होता है, और अदर लाइब्रेरीज जो आपके स्केच के लिए इंपॉर्टेंट है उसे ऐड करना रहता है। लूप देखो क्या है, लूप इज यूज्ड आफ्टर सेटअप बीइंग कॉल्ड फंक्शन लूप इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली इन द मेन प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप वो कोड प्लेस करते हो जिससे आप रिपीटेडली परफॉर्म करवाना चाहते हो। इट कंट्रोल्स द बोर्ड अंटिल द बोर्ड इज पावर्ड ऑफ और इज रीसेट, ठीक है। तो लूप फंक्शन आपके बोर्ड को कंट्रोल करता है जब तक आपका बोर्ड पावर ऑफ ना हो जाए या फिर उसको रीसेट ना कर दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की। हाउ मेनी डिजिटल पिन्स आर देयर ऑन द यूनो बोर्ड? तो आपके यूनो बोर्ड पर कितनी डिजिटल पिन्स होती है? तो आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 14 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इट हैज 14 डिजिटल पिन्स, इनपुट आउटपुट पिन्स, ऑफ विच 6 कैन बी यूज्ड एज PWM आउटपुट, 6 एनालॉग इनपुट्स, अ USB कनेक्शन, अ पावर जैक एंड अ रीसेट बटन एंड मोर, ठीक है। तो आपको इसका नंबर याद करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। डैशबोर्ड अलाउज स्विन इनटू क्लोथिंग, ठीक है। किस पर्टिकुलर बोर्ड को आप क्लोथ के साथ अटैच या फिर स्यू कर सकते हो? तो यहाँ पे देखो यूनो, रेड बोर्ड, लिली पैड या फिर मेगा। तो यहाँ पे देखो लिली पैड वॉज क्रिएटिवली डिजाइंड विद लार्ज कनेक्टिंग पैड्स and a flat back to allow them to be swung
इनटू क्लोथिंग विद कंडक्टिव थ्रेड। तो लिली पैड बोर्ड को आप किसी भी क्लोथ के साथ आराम से सिल सकते हो, अटैच कर सकते हो यूजिंग द कंडक्टिव थ्रेड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लिली पैड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एनालॉग पिन्स आर यूज्ड इन द आर्डिनो मेगा बोर्ड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 16। देखो यहाँ पे it has lots of digital input output pins, 14 can be used as PWM output, 16 analog inputs, a USB connection, a power jack and a reset button। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच बोर्ड इज फर्स्ट टू यूज माइक्रो कंट्रोलर विद इन बिल्ड USB। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा पहला बोर्ड था जिसने माइक्रो कंट्रोलर को यूज किया था विद इन बिल्ड USB। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है लियोनार्डो। द लियोनार्ड इज आर्डिनोज फर्स्ट डेवलपमेंट बोर्ड टू यूज वन माइक्रो कंट्रोलर विद बिल्ट इन USB। ठीक है, तो इसने पहली बार ऐसे माइक्रो कंट्रोलर को यूज किया था जिसके अंदर बिल्ट इन USB थी। दिस मीन्स दैट इट कैन बी चीपर एंड सिंपल एंड ऑल्सो कोड लाइब्रेरीज आर अवेलेबल विच अलाउ द बोर्ड टू इमुलेट अ कंप्यूटर कीबोर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बहुत चीपर था और सिंपल था और इसके अंदर कोड लाइब्रेरीज भी अवेलेबल थी जो अलाउ करती है किसी भी बोर्ड को कि वो कंप्यूटर के कीबोर्ड को इमुलेट कर सके। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डैश आर प्री बिल्ट सर्किट बोर्ड्स दैट फिट ऑन द टॉप ऑफ द एंड्रॉयड। इनमें से कौन से प्री बिल्ट सर्किट बोर्ड होते हैं जो कि आपके एंड्रॉयड के ऊपर आराम से फिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है शील्ड्स। शील्ड्स आर प्री बिल्ट सर्किट बोर्ड्स दैट फिट ऑन द top of the board and provide additional capabilities like controlling motors, connecting to internet, providing cellular etc। तो आई होप सो आपको यहाँ तक 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके आर्डिनो पर बेस्ड थे। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सेट ऑफ MCQs के बारे में और बात करेंगे यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर 8051 पर बेस्ड MCQs के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इन माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो का क्या मतलब होता है माइक्रो कंट्रोलर में। तो यहाँ पे देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू ICs, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांजिस्टर्स, साइज ऑफ अ कंट्रोलर या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पिन्स। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। माइक्रो मीन्स 10 to 6 which gives the distance between two element transistors which is called as micron technology। ठीक है, तो दो ट्रांजिस्टर्स के बीच में डिस्टेंस जो होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, ये आपका 10 से 6 के बीच में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट इज द बिट साइज ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितना बिट साइज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 8 बिट होता है। तो यहाँ पे देखो, इट इज एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर विच मीन्स मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर लिमिटेड टू 8 बिट ओनली। मतलब जितने भी ऑपरेशंस है ना उसमें से मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस 8 बिट इनपुट डेटा के लिए ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, नेम द आर्किटेक्चर एंड द इंस्ट्रक्शन सेट फॉर माइक्रो कंट्रोलर। आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर और इंस्ट्रक्शन सेट बताना है माइक्रो कंट्रोलर के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हार्डवर्ड आर्किटेक्चर एंड CISC इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर नंबर बी, हार्डवर्ड आर्किटेक्चर हैज डिफरेंट मेमोरी स्पेसेस फॉर बोथ प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। हार्डवर्ड आर्किटेक्चर में क्या है, अलग अलग मेमोरी स्पेसेस है प्रोग्राम मेमोरी के लिए और डेटा मेमोरी के लिए। ठीक है, विद कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, CISC इसकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे डिफरेंस समझे बिटवीन CISC एंड RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो नाम से क्लियर है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में कम इंस्ट्रक्शंस होते हैं एज कम्पेयर टू CISC। और देखो अगर बात करें वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पे क्या था, प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी आर द सेम। यहाँ पे प्रोग्राम और डेटा मेमोरी सेम होती है। एंड वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसटन आर्किटेक्चर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसटन आर्किटेक्चर। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, नंबर ऑफ IO पोर्ट्स इन 8051
माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कितने होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 पोर्ट्स होते हैं। इट हैज 4 पोर्ट्स विद पोर्ट 0 एक्ट एज इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक है, पोर्ट नंबर 0 आपका काम करता है एज आईओ पोर्ट एंड ऑल्सो मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस बस एंड डेटा बस। ठीक है, पोर्ट नंबर 1 एक्ट एज आईओ पोर्ट, पोर्ट नंबर 2 एक्ट एज आईओ एंड ऑल्सो लाइक एड्रेस लाइन्स की तरह भी काम करता है। पोर्ट नंबर 3 एक्ट्स एज आईओ एंड ऑल्सो एज एक्सटर्नल पेरिफेरल्स की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पे 4 पोर्ट है, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, इज रोम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा स्टोरेज। क्या आपका रोम डेटा के स्टोरेज की तरह यूज होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है बी, फॉल्स। ठीक है, RAM is used for storing data storage and ROM is used for storing program memory। तो आप इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। RAM का इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टोरिंग डेटा स्टोरेज एंड ROM का इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम मेमोरी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। SCON इन सीरियल पोर्ट इज यूज्ड फॉर विच ऑपरेशन। ठीक है, SCON जो आपका सीरियल पोर्ट में है, ये किस ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, तो देखो, देयर आर 2 पिन्स अवेलेबल इन द सीरियल पोर्ट, वन इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड अदर इज यूज्ड फॉर रिसीविंग डेटा। SCON is the bit in the serial port which is used for controlling the operation। तो ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इस बिट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स व्हाट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक रजिस्टर होता है। तो यहाँ पे देखो, पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द रोम। रोम में से अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस इसके पास रहता है। इट इज 16-bit रजिस्टर मीन्स द 8051 कैन एक्सेस प्रोग्राम एड्रेस फ्रॉम 0000H टू FFFFH। ठीक है, यहाँ पे H का मतलब क्या है? हेक्साडेसिमल। टोटल 64 KB ऑफ कोड यहाँ पे रहता है। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो, इसका मतलब है 0 से लेके 15 तक। ठीक है, और H मतलब है हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। ऑक्सिलरी कैरी इज सेट ड्यूरिंग विच कंडीशन। ऑक्सिलरी कैरी को हम किस कंडीशन में सेट करते हैं? तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, व्हेन अ कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम D3 टू D4। तो देखो, यहाँ बात कर रहे हैं BCD अर्थमेटिक की। व्हेन अ कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम D3 टू D4 इट इज सेट टू 1, इट इज यूज्ड इन BCD अर्थमेटिक। BCD मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल अर्थमेटिक। जब हम करते हैं तो तब उस केस में यहाँ पे पूछा है किस केस में आपका ऑक्सिलरी कैरी जनरेट होता है। तो जब आपका कैरी आता है D3 से D4 की तरफ, तब इसे 1 पे सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 क्वेश्चन है आपका। What is the order of the assembly and running 8051 प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपसे ऑर्डर पूछा है। तो देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, पहले आपका आएगा myfile.asm, देन आपका आएगा myfile.lst, देन आपका आएगा myfile.obj, देन आपका आएगा myfile.hex। ठीक है, तो यहाँ पे बात करता है क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की। आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम इन एडिटर द कंपाइलेशन first.asm.lst.obj.hex आर क्रिएटेड। ठीक है, इस ऑर्डर में आपके कंपाइलेशन क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट इज 10 क्वेश्चन देखो। द यूज ऑफ एड्रेस लैच इनेबल इज टू मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा मेमोरी। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। एड्रेस लैच का इस्तेमाल क्या होता है? एड्रेस लैच इनेबल का यूज क्या होता है? मल्टीप्लेक्स कर देना एड्रेस और डेटा मेमोरी को। So that is used for multiplexing address and data, that is the same lines carries address and data. To indicate when it carries address, ALE is emitted by 8051. ठीक है, next is question number 11. Which pin provides a reset option in 8051? कौन सी पिन प्रोवाइड करती है रीसेट ऑप्शन आपके 8051 माइक्रो प्रोसेसर में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पिन 9 इज राइट आंसर। ये आपके रीसेट के लिए इस्तेमाल होती है।
तो यहाँ देखो, रीसेट पिन इज यूटिलाइज्ड टू सेट द माइक्रो कंट्रोलर 8051 टू इट्स प्राइमरी वैल्यूज, वेयर एज द माइक्रो कंट्रोलर इज फंक्शनिंग और एट द अर्ली बिगिनिंग ऑफ द एप्लीकेशन द रीसेट पिन हैज टू बी सेट इवेल्युएटेड फॉर 2 मशीन रोटेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये वाली पिन किस काम के लिए आती है और आप यहाँ पे इसे रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, एक्सटर्नल एक्सेस इज यूज टू परमिट। एक्सटर्नल एक्सेस किस लिए होता है बेसिकली? सो एक्सटर्नल एक्सेस इज यूज्ड फॉर द मेमोरी इंटरफेसिंग। एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट इज एम्प्लॉयड टू परमिट और प्रोहिबिट आउटर मेमोरी इंटरफेसिंग। If there is no outer memory needed, this pin is dragged by linking it to VCC। अगर कोई भी आउटपुट मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इस पिन को हम ड्रैग करके लिंक कर देते हैं VCC से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एड्रेस रेंज ऑफ SFRS। तो यहाँ पे आपसे पूछा है SFRS स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की क्या एड्रेस रेंज होती है। तो यहाँ पे इसकी रेंज होती है ऑप्शन नंबर C 80H to FFH। In 8051 there certain registers uses the RAM addresses from 80H to FFH. These are called special function registers. Some of the SRFRs are IO ports and control operations are TCON, SCON, PCON, etc. नेक्स्ट इज हाउ मेनी इंटरप्ट्स आर देयर इन द माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में कितने इंटरप्ट्स होते हैं? यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D 5 होते हैं। An interrupt is an external or internal event that disturbs the microcontroller to inform if that needs its services। ठीक है, तो एक इंटरप्ट क्या होता है? आपका इंटरनल या एक्सटर्नल इवेंट है जो आपकी माइक्रो कंट्रोलर को डिस्टर्ब कर देता है ये बताने के लिए कि उसको सर्विस की रिक्वायरमेंट है। देयर आर 5 इंटरप्ट्स। ठीक है, तो देखो, टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट, टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 and serial port events. Next is timer 0 is a dash bit register। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है timer 0 is a 16 bit register। तो यहाँ पे देखो, the timer 0 is a 16 bit register and can be treated as 2 8-bit registers and these can be accessed similarly to any other registers। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर 16 बिट होगा। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे IoT आर्किटेक्चर पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट MCQ के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, 7 एलिमेंट्स। द 7 मेन एलिमेंट्स आर सेंसर, मिडलवेयर, X, GSN, cloud data storage, scheduler, service delivery and utility manager, request definition, request presentation, configuration and monitoring। तो ये आपके 7 एलिमेंट्स है ऑफ ओपन IoT आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ट फॉर। ग्लोबल सेंसर नेटवर्क को किसके लिए बनाया गया है? तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम फॉर डेवलपमेंट। GSN is developed on the observation that most of the requirements for the application development sensor network are the same। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसकी explanation included है। Having each sensor network development using its own custom software not only increases the cost but also takes time for development and deployment। ठीक है, तो इसीलिए GSN को डेवलप किया गया ताकि आपके डेवलपमेंट की कॉस्ट भी कम हो जाए और इसका टाइम जो है बनने में वो भी कम हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंक्ड स्ट्रीम डेटा इज लाइव स्ट्रीमिंग। तो यहाँ पे ट्रू है फॉल्स बताना है आपको। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। मोस्ट ऑफ द डेटा ऑन द वेब इज फ्रॉम सेंसिंग डिवाइसेस। ठीक है, जो वेब पे मोस्ट ऑफ द डेटा है वो आपके सेंसिंग डिवाइसेस ने ही निकाला है। To facilitate the integration of the data from the sense devices and the other sources, both sensor stream source and the data are being enriched
with schematic descriptions creating linked stream data. It shows the live data depending on our application. ठीक है, सो ये live data शो करता है depend upon the application. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की. द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट बाय ह्यूमंस. व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो यहाँ पे बोला गया है जो बहुत सारे डिवाइसेस है जो आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंक्लूडेड है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं ऑटोमेटिकली, किसी ह्यूमन इंट्रैक्शन की वहाँ पे नीड नहीं होती है. तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं मशीन टू मशीन. ठीक है, M2M. Devices are connected to other devices like mobiles, laptop, etc. to communicate among themselves, which is called as machine to machine, and that involves wireless communication techniques, serial connection and power line connection. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन मोड भी दिया हुआ है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीड्स अ लॉट ऑफ नेटवर्क कनेक्शन. व्हाट इज द प्रपोज्ड वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड कॉल्ड? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एक बहुत बड़ा नेटवर्क कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है. तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब है वेटलेस. कैसे? White space is nothing but gaps that sit in the frequency band used to broadcast digital TV. ठीक है, तो जो आपके गैप्स होते हैं फ्रिक्वेंसी बैंड में उसे बोलते हैं वाइट स्पेस. द डेवलपमेंट ऑफ सो कॉल्ड वेटलेस स्टैंडर्ड इज फॉर द यूज ऑफ टीवी वाइट स्पेस एंड फॉर IoT/M2M पर्पस. ठीक है, The main intention is to reduce the cost and power utilization. तो इसकी मेन इंटेंशन क्या है? कॉस्ट और पावर को रिड्यूस करना. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. What is the sensor protocol used in GSM? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है COAP. इसके फुल फॉर्म देख लो क्या है. Constrained Application Protocol is a specialized web transfer protocol which enables कंस्ट्रेंड डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ओवर इंटरनेट. ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एक स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल है जिसके हेल्प से क्या होता है, जो कंस्ट्रेंड डिवाइसेस है ना वो भी आपके इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं. एंड इट इज़ रिक्वायर्ड GSM इन ट्रांसफरिंग डेटा स्ट्रीम. ठीक है, तो ये GSM को लेता है फॉर ट्रांसफरिंग डेटा स्ट्रीम. ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने GSM को डिस्कस किया था. ऊपर देखो, यहाँ पे ये देखो, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क को आप GSM कहते हो. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की. व्हाट इज द कोर रैपर ऑफ GSM? कोर रैपर ऑफ GSM क्या है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी है 0MQ रैपर. रैपर्स आर क्लासिफाइड एज रिमोट एंड लोकल रैपर्स इन GSM. ठीक है, तो रिमोट and local wrappers होते हैं in GSM. Unlike them, the 0MQ wrapper is a core wrapper which allows for publishing stream elements that are produced by virtual sensor. तो virtual sensors के थ्रू जो stream elements आते हैं उन्हें publish करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 0MQ wrapper का. Next question is question number 8. Open IoT ontology is extending the W3C SSN ontology which supports the description of the physical and processing structure of the sensors. तो ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. सेंसर्स आर नॉट कंस्ट्रेंड टू फिजिकल सेंसिंग डिवाइसेस. ठीक है, सेंसर्स आपके कंस्ट्रेंड नहीं होते किसी फिजिकल सेंसिंग डिवाइस से. रादर अ सेंसर इज एनीथिंग दैट कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फिनोमिनन. ठीक है, आपके सेंसर कैलकुलेट करते हैं और मेजर करते हैं आपके वैल्यू को. दस आइदर अ डिवाइस और कंप्यूटेशनल प्रोसेस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम कुड प्ले द रोल ऑफ द सेंसर. ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की. ओपन IoT मैनेजेस द रजिस्ट्रेशन, डेटा एक्विजिशन मतलब कलेक्शन, डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंसर्स एंड इंटरकनेक्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच नेटवर्क. तो यहाँ पे आपसे नेटवर्क पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी XGSM. ठीक है, सो द कोर फंडामेंटल कंसेप्ट इन XGSM इज द वर्चुअल सेंसर्स के अंदर होता है विच कैन रिप्रेजेंट नॉट ओनली द फिजिकल डिवाइसेस बट इन जर्नल एनी एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट एंटिटी दैट ऑब्जर्व फीचर्स ऑफ एनी काइंड. ठीक है, तो ये आपके फिजिकल डिवाइसेस, इसके साथ साथ
एनी एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट एंटिटी जो कि आपके फीचर को ऑब्जर्व करती है उसे भी ये क्या कर पाता है, रिप्रेजेंट कर पाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की, विच एनवायरमेंट डज ग्लोबल सेंसर नेटवर्क वर्क ऑन। ग्लोबल सेंसर नेटवर्क GSN किस एनवायरमेंट पे काम करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जावा इज राइट आंसर। GSN is expected to work in all standard computing environments as Java is portable in nature, which means that Java bytecode can execute on all platform। तो आप सब लोग जानते होंगे कि Java एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब इसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट करवा सकते हो Java के बाइट कोड को। GSN works on Java, C++, HTML and C are not portable in nature। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज अ कम्युनिटी दैट इज वर्किंग टुगेदर टू एस्टैब्लिश एन IoT आर्किटेक्चर। कौन सी कम्युनिटी है जो कि आपके IoT आर्किटेक्चर को एस्टैब्लिश करने में आपकी हेल्प करती है, तो यहाँ पे इसका आंसर है एक्लिप्स IoT। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्लिप्स IoT इज अ कम्युनिटी दैट इज वर्किंग टुगेदर टू एस्टैब्लिश एन IoT आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड का ये यूज करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, डैश प्रोवाइड्स अ मिडलवेयर एंड एप्लीकेशन कंटेनर फॉर द IoT गेटवे। IoT गेटवे के लिए कौन मिडलवेयर एंड एप्लीकेशन कंटेनर है, तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्लिप्स कूरा। Eclipse Kura provides a general purpose middleware and application container for the IoT gateway services। ठीक है, includes everything for the edge such as application container और runtime environment भी ये provide करती है as a service। Next is 13 क्वेश्चन है, what is a modular and cloud based platform। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी Eclipse Kapua। ठीक है, तो Eclipse Kapua is a module and cloud-based platform that provides services required for real-time data management and analytics। ठीक है, रियल टाइम में अगर आपको डेटा मैनेजमेंट करना है और उसका एनालिसिस करना है तो उसके लिए Eclipse Kapua is a module and a cloud-based platform। Next is question number 14, Kapua also provides a core integration framework। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रू है ये। Kapua also provides a core integration framework and an initial set of core IoT services including a device registry and application enablement। ठीक है, so last question यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15, डैश एन ओपन सोर्स स्टैक फॉर गेटवेज एंड द एज। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन सोर्स स्टैक पूछा है फॉर द गेटवेज एंड द एज, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी एक्लिप्स कूरा। Eclipse Kura an open source stack for gateways and edge and Eclipse Kapua the first open source IoT cloud platform। तो आपको इन दोनों को याद रखना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंसर्स। तो यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, विच डिवाइसेस मेजर्स गैसेस और लिक्विड। बेसिकली यहाँ पे है प्रेशर ऑफ गैसेस और लिक्विड। ठीक है, तो किस डिवाइस की हेल्प से हम गैसेस और लिक्विड के प्रेशर को मेजर करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेशर सेंसर। द प्रेशर सेंसर इज अ डिवाइस फॉर प्रेशर मेजरमेंट ऑफ गैसेस और लिक्विड। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ फ्लूइड फ्रॉम एक्सपेंडिंग। ठीक है, फ्लूइड को एक्सपेंड करने से जो फोर्स रोकता है उसे बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बैरोमीटर इज अ टाइप ऑफ विच सेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैरोमीटर किस टाइप का सेंसर है, तो ये आपका प्रेशर सेंसर है। और जो बार होता है ना, बार वो आपके प्रेशर की क्या होती है, SI यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ऐड करी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। बैरोमीटर्स एंड प्रेशर गॉजेस आर द मोस्ट पॉपुलर सेंसर्स यूज्ड फॉर IoT इकोसिस्टम। ठीक है, बैरोमीटर्स आर एन एब्सोल्यूट हेल्प इन वेदर फॉरकास्टिंग एज इन करंटली मेजर्स द एम्बिएंट एयर। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द कंप्यूटर डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन दैट हैव डैश विद द प्रेशर सेंसर। कंप्यूटर डिवाइसेस और स्मार्टफोन में क्या होता है जिसके अंदर प्रेशर सेंसर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी टच स्क्रीन होती है। ठीक है, सो
देखो यहाँ पे द कंप्यूटर डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन्स दैट हैव टच स्क्रीन डिस्प्ले विद प्रेशर सेंसर्स whenever slight pressure is applied on touch screen through a finger the sensor determines where it has been applied। ठीक है, तो जिस तरीके से आपके लैपटॉप्स में टच पैड होता है उसके ऊपर आप फिंगर मूव करते हो और जैसे ही क्लिक करते हो उस पॉइंट पे क्लिक हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेशर सेंसर्स अंदर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखो विच सेंसर कैन डिटेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो हमने कल डिस्कस किया था कौन से सेंसर एक सर्टेन डिस्टेंस पे नॉन कॉन्टैक्ट रहकर भी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो आपके होते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज अ सेंसर एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ये मेन वर्ड है। A proximity sensor often emits a electromagnetic field or a beam of electromagnetic radiation and looks for a change in the return signal। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने कल भी डिस्कस किए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? तो यहाँ पे देखो I2C, SPI, UART या फिर USART या फिर CAN। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए I2C का यूज करता है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। माइक्रो कंट्रोलर कम्युनिकेशन इज वाया स्टैंडर्ड I2C वेयर द होस्ट कैन सेट मेजरमेंट पैरामीटर्स एंड रिक्वेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, जहाँ पे होस्ट क्या करता है, सेट करता है आपके मेजरमेंट पैरामीटर्स को और रिक्वेस्ट करता है रिजल्ट्स के लिए। इफ desired programmable threshold allow the VCNL4100 to interrupt the host once threshold values are crossed thereby minimizing device polling। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसे आप इग्नोर कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डज प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैव अ टेम्परेचर सेंसर इन इट। क्या प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर टेम्परेचर सेंसर लगा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे A built-in temperature sensor is used by the signal processing circuitry to provide stable output across the temperature range। यहाँ पे गिवन है -40 डिग्री से +85 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं अदर नेम ऑफ टेक्टाइल सेंसर। तो यहाँ पे टेक्टाइल सेंसर का अदर नेम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है टच सेंसर। ठीक है, टेक्टाइल से याद रखना टच। तो यहाँ पे टच सेंसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेक्टाइल सेंसर्स एंड आर सेंसिटिव टू टच, फोर्स और प्रेशर। ठीक है, तो ये सेंसिटिव होते हैं टच से, फोर्स से और प्रेशर से। दीज आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड यूजफुल सेंसर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टच सेंसर्स आर प्रेजेंट। कितने टाइप ऑफ टच सेंसर्स प्रेजेंट है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 टाइप्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज कैपेसिटिव टच सेंसर एंड सेकंड इज रेजिस्टिव टच सेंसर। ठीक है, तो आप यहाँ से इनके नेम भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंसर इज यूज्ड इन मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में कौन सा सेंसर यूज होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटिव टच सेंसर का इस्तेमाल होता है मोबाइल फोन के अंदर। तो देखो यहाँ पे कैपेसिटिव टच सेंसर्स आर वाइडली यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स एंड MP3 प्लेयर्स। द रीजन फॉर दिस डेवलपमेंट इज ड्यूरेबिलिटी, रोबस्टनेस, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट डिजाइन एंड कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटिव टच सेंसर्स का इस्तेमाल होता है मोबाइल फोन्स एंड MP3 प्लेयर्स जैसे पोर्टेबल डिवाइसेस में। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी होती है, रोबस्टनेस है एंड अट्रैक्टिव प्रोडक्ट डिजाइन और कॉस्ट भी कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे विच एक्सिस एक्सेलरोमीटर इज मोस्टली यूज्ड इन IoT। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एक्सिस एक्सेलरोमीटर IoT में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 एक्सिस। It uses 3-axis accelerometer. It detect orientation, shake, tap, double tap, fall, tilt, motion, positioning, shock और vibration। ठीक है, तो इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं हम 3-axis एक्सेलरोमीटर का और ये सबसे ज़्यादा यूज होता है आपके IoT सिस्टम्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक्सेलरोमीटर इज
द मेजरमेंट ऑफ। मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि एक्सेलरोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं एक्सेलरेशन के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो देखो एक्सेलरोमीटर इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड डिवाइडेड बाय द टाइम। फॉर एग्जांपल, अ कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम a standstill to 60 miles per hour in 60 seconds is determined to have an acceleration of 10 miles per hour per second 60/6, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेलरोमीटर का इस्तेमाल करके हम एक्सेलरेशन को मेजर कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेलरोमीटर इन लैपटॉप्स। तो आपके लैपटॉप में भी एक्सेलरोमीटर का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे क्या यूज है ये बताना है आपको। तो देखो, टू रोटेट द स्क्रीन, टू प्रोटेक्ट हार्ड ड्राइव फ्रॉम द डैमेज, टू गेट द एंगल ऑन द मॉनिटर, या फिर टू गेट द लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू प्रोटेक्ट हार्ड ड्राइव फ्रॉम द डैमेज। कैसे, देखो, एक्सेलरोमीटर्स इन लैपटॉप्स protect hard drives from damage. If the laptop were to suddenly drop while in use, the accelerometer would detect the sudden free fall and immediately turned off the hard drive, ठीक है। लेट्स सपोज आपके हाथ से लैपटॉप छूट जाता है, तो जैसे ही आपके हाथ से लैपटॉप छूटा, जो उसके अंदर एक्सेलरोमीटर काम कर रहा है वो सडन फ्री फॉल को डिटेक्ट कर लेता है और उसके बाद वो आपके हार्ड ड्राइव को टर्न ऑफ कर देता है, टू अवॉइड हिटिंग द रीडिंग हेड्स इनटू द हार्ड ड्राइव प्लेटर। जिससे क्या हो जाएगा, जो आपके रीडिंग हेड्स हैं हार्ड ड्राइव्स के, वो आपके हार्ड ड्राइव प्लेटर पे हिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे आपकी हार्ड ड्राइव डैमेज से बच जाएगी। तो ये मेन काम है आपके एक्सेलरोमीटर का आपके लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सेलरोमीटर की एप्लीकेशन समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे, गायरोस्कोप इज यूज्ड फॉर। तो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, गायरोस्कोप का इस्तेमाल हम करते हैं, गेमिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, गायरोस्कोप इज मेनली यूज्ड इन 3D माउस गेम्स एंड एथलीट ट्रेनिंग। गायरोस्कोप इज ऑल्सो यूज्ड इन नेविगेशन, रिमोट कंट्रोल, नोटबुक्स एंड अल्ट्रा बुक्स। तो गायरोस्कोप इज यूज टू मेजर, किस लिए गायरोस्कोप का यूज करते हैं, तो ये काम आता है एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, गायरोस्कोप इज यूज टू मेजर एंगुलर वेलोसिटी। गायरोस्कोप्स एम्ड टू क्रिएट स्मॉलर एंड मोर सेंसिटिव डिवाइस। तो इसके हेल्प से हम स्मॉलर और मोर सेंसिटिव डिवाइस को बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी पिन्स डज टेम्परेचर सेंसर हैव। टेम्परेचर सेंसर में कितनी पिन्स होती है, तो यहाँ पे देखो, इसमें 3 legs होती हैं, ठीक है। द टेम्परेचर सेंसर LM35 हैज 3 legs. द फर्स्ट leg इज VCC. You can connect this to 3.3 voltage. The middle leg is Vout. तो ये voltage in है, voltage out है, where the temperature is read from, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 legs इसकी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, विच सेंसर इज LM35। यहाँ पूछा गया है LM35 कौन सा सेंसर है। तो यहाँ पे देखो, LM35 आपका है टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। और इसके अंदर 3 legs होती हैं, VCC, Vout एंड ग्राउंड। GND मतलब ग्राउंड, ठीक है। अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, DHT11 इज डैश सेंसर। तो आपको यहाँ पे सेंसर का नाम भी याद करने हैं, कुछ सेंसर का नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमिडिटी सेंसर, ठीक है। We can read data from any sensor and analyze it graphically from anywhere in the world. तो सेंसर के हेल्प से हम इन्वायरमेंट में से डेटा को कैप्चर करते हैं, उसे रीड करते हैं और उसके बाद उसे एनालाइज करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Here we can read temperature and humidity data from the DHT11 sensor and upload it to a ThinkSpeak cloud using Arduino Uno, ठीक है। तो हम Arduino के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज ह्यूमिडिटी सेंसर। इनमें से कौन सा ह्यूमिडिटी सेंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1
हाइग्रोमीटर, ठीक है। अ हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। तो हाइग्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने एटमॉस्फेयर, अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर के अंदर वाटर वेपर कितना है उसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। ह्यूमिडिटी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूजुअली रिलाई ऑन मेजरमेंट ऑफ सम क्वांटिटी, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, मास और अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे यूनिट्स ऑफ ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर की क्या यूनिट होती है, वो किस पर्टिकुलर यूनिट में वाटर वेपर को मेजर करता है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट होती है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ड्यू बाय फोर्स्ड पॉइंट और पार्ट्स पर मिलियन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मोस्ट कॉमनली यूनिट्स फॉर ह्यूमिडिटी मेजरमेंट आर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू बाय फोर्स्ड पॉइंट एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे 3 अलग अलग यूनिट्स गिवन है, ठीक है। RH इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जो आपका RH है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो आपके टेम्परेचर का ही एक फंक्शन होता है। ड्यू बाय फोर्स्ड पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ द प्रेशर, ठीक है। तो ये आपके प्रेशर का फंक्शन है ऑफ द एज, बट इट इज independent of the temperature and is therefore defined as absolute humidity measurement of temperature। और ppm क्या है, आपके absolute measurement है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट सबसे पूछी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास मतलब वेपर टू द वॉल्यूम एंड हैज यूनिट्स ग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो ये आपका क्या है, वेपर है, इसका कितना मास है और अपॉन में इसकी वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ह्यूमिडिटी सेंसर्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट। तो यहाँ पे आपसे पूछा है ह्यूमिडिटी सेंसर कितने टाइप्स का होता है और किस बेसिस पे वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी सेंसर्स डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट यूनिट्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट यूनिट्स ह्यूमिडिटी सेंसर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो आपने क्या किया है, डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट यूनिट आपने उन्हें डिवाइड कर दिया 2 अलग अलग टाइप्स में। फर्स्ट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड सेकंड इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर सेंसर्स, ठीक है। Most humidity sensors are relative humidity sensors and use different sensing principles। तो सबसे ज़्यादा जो आपके ह्यूमिडिटी सेंसर्स यूज होते हैं वो होते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे विच सेंसर्स मेजर द मॉइस्चर लेवल यूजिंग ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो कौन सा सेंसर आपके मॉइस्चर लेवल को मेजर करता है यूजिंग ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटिव सेंसर। So these sensors measure moisture levels using a humidity dependent condenser। तो ये सेंसर्स मेजर करते हैं मॉइस्चर के लेवल को और यूज करते हैं ये ह्यूमिडिटी डिपेंडेंट कंडेंसर को, ठीक है। दे आर सुटेबल फॉर RH रेंज मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन टॉलरेंस। दीज सेंसर्स आर कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एनवायरमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए जो कि आपके सेंसर्स पर बेस्ड थे, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, ठीक है।